and future officers, this is Devendra Rathi, and in today's video I'll be discussing about the review medical examination process. Basically, on the day of MST, some of the candidates will be declared unfit due to various reasons. These unfit candidates will be asked to undergo the review medical examination process, and the review medical examination process happens to be on the very next working day of the medical standard test. तो जितने भी बच्चे एमएसटी के अंदर अनफिट डिक्लेयर होंगे उन सब का रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा नेक्स्ट वर्किंग डे पे. जिनने भी मेरी एमएसटी वाली वीडियो नहीं देखी है, मैंने उसमें A to Z सब कुछ इन डेप्थ क्लियर किया था. उसके बाद भी कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर मेरा वेट इतना है, मेरी हाइट इतनी है, तो मैं क्लियर होऊंगा या नहीं. देखो, अगर आप ऐसे डाउट पूछ रहे हो तो इसका मतलब साफ़ है कि आपने उस वीडियो को ढंग से देखा ही नहीं है. अगर किसी भी बच्चे ने उस वीडियो को ढंग से देखा होगा तो वो इस टाइप के डाउट्स नहीं पूछेगा, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ प्रॉपरली इन डेप्थ उसमें एक्सप्लेन की हुई है. इंक्लूडिंग रिलैक्सेशन भी मैंने बताया था, और डॉक्यूमेंट्स के साथ मैंने समझाया था कि कौन बच्चे क्लियर होंगे और कौन बच्चे क्लियर नहीं होंगे. सो प्लीज़ आप उस वीडियो को ढंग से जाके देखो, उसके बाद ही आप अपने डाउट्स कमेंट्स में पूछना. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. द वेन्यू फॉर द रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन वॉज 22nd बटालियन ITBP टिगरी कैंप. ये आपका संगम विहार न्यू दिल्ली है, वहाँ पे आपका 22nd बटालियन है. उसके अंदर आपका बेस हॉस्पिटल है, और बेस हॉस्पिटल के अंदर आपका रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होना है. यू कैन सी, ये आपका हॉस्पिटल है, इसके अंदर आपका रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होना है. एंड मैं आपको मैप में भी समझा देता हूँ कि आपको कहाँ से कैसे आना जाना होगा. सो यू कैन क्लियरली सी दैट दिस पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ये आपको मेट्रो स्टेशन दिख रहा होगा. ये रहा, ये मेट्रो स्टेशन आपका साकेत मेट्रो स्टेशन है, जो कि येलो लाइन पे पड़ता है. एंड मैंने आपको एरो बना के दिखाया हुआ है, इस डायरेक्शन में आप मूव करेंगे. एंड यहाँ बिल्कुल लास्ट में आपको ये दिखेगा, ये मार्क, ये आपका ITBP कैंप है टिगरी में. तो जब आप आओगे, आपको रास्ते में BSF की भी एक कैंप है, वो भी आपको दिखेगी. प्लस जो ये ITBP का बेस हॉस्पिटल वाली जो बटालियन है, उसके ऑपोजिट में जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी भी है, वो भी आपको दिखेगी. सो द बेस्ट कन्वीनियंट वे, आप जो मेट्रो स्टेशन से ITBP कैंप तक आ सकते हो, वो एक ऑटोज़ हैं जो मतलब पूरा भर के जो चलते हैं, वो आपके मेरे ख्याल से 20 या 30 रुपये लेते हैं. तो आप उनमें आ जाना, क्योंकि अगर आप पर्सनल ऑटो करोगे तो आराम से वो 100-150 रुपीज़ आपसे चार्ज कर लेगा. मेट्रो इस लाइन में तब तक तो नहीं थी जब तक मेरा रीमेडिकल हुआ था. उस टाइम पे वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, और अभी तक तो शायद वो कंस्ट्रक्ट नहीं हुई होगी. सो दिस इज़ दी ओवरऑल ब्लूप्रिंट कि कहाँ से आपको जाना है और कैसे जाना है. नाउ माई डेट ऑफ द RME वॉज 18th of December. मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि 15th of December को मेरा PET था, PET और PST. 16th of December मेरा MST था. 16th को मुझे अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया था. 17th को संडे था, इसलिए 17th को कुछ हुआ नहीं. एंड 18th को, जो कि मंडे था, मेरे को रीमेडिकल के लिए बुलाया गया था. तो आपको रिपोर्ट करने के लिए वो बता देंगे कि कहाँ करना है, कैसे करना है. तो हमें कहाँ रिपोर्ट करने के लिए बोला था उन्होंने? 39th बटालियन ITBP. देखो, हमारा रीमेडिकल तो होना था बेस हॉस्पिटल में, लेकिन हमें बुलाया था 39th बटालियन ITBP में, द सेम प्लेस जहाँ पे आपका PET और PST हुआ था. मैंने आपको बताया था, मेरी PET PST वाली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था. अच्छा, यहाँ बुलाने का रीज़न क्या है? बेस हॉस्पिटल क्यों नहीं बुलाया? सिंपल रीज़न इज़ कि उनको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करनी है, बच्चों को वेरीफाई करना है कि यही सेम बच्चे हैं या नहीं है. तो उस प्रोसेस के लिए आपको 39th ITBP बुलाया गया था. वहाँ पे वो अपना आपका लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन कैप्चर करेंगे और वो वेरीफाई करेंगे कि बच्चा सेम है या नहीं है. ये वही लेफ़्ट थंब इम्प्रेशंस हैं जो आपकी PET से पहले कैप्चर किए गए थे, PST से पहले. तो PST से पहले वाले थम्स आपसे वेरीफाई करा लिए जाएंगे. उसके बाद में वो वेरीफाई करने के बाद आपको बोल देंगे कि चलो ठीक है, बस में बिठाएंगे. उसके बाद आपको वही सेम बस जो RH हॉस्पिटल लेके गई थी, वो बस आएगी और आपको फिर बेस हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा. अच्छा, यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें कवर कर दूँ आपकी. हमने सर से पर्सनल रिक्वेस्ट की थी कि सर हमें दूर पड़ता है 39th बटालियन, तो आप क्या अपना जितना भी आपका वो एक छोटी सी मशीन ही तो है बायोमेट्रिक वाली. तो मैंने सर को पर्सनली रिक्वेस्ट की थी कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि आप उस मशीन को बेस हॉस्पिटल में ले आओ और हम वहीं आके बायोमेट्रिक कर लें. तो सर ने मुझे मना कर दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको यहीं आना पड़ेगा और यहीं से सब चलेंगे. हालांकि सब मोस्ट बच्चों के लिए ये इनकन्वीनियंट था, बट उन्होंने मतलब वो अपने हिसाब से ही चल रहे थे, तो उन्होंने ये सब चीज़ें हमारी नहीं एंटरटेन की थी.
जो आपकी 39th बटालियन है और आपकी जो बेस हॉस्पिटल वाली 22nd बटालियन है, टिगरी कैंप जिसको बोलते हैं, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 29 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ तक जाने में 1 घंटा लगता है, क्योंकि दिल्ली में रश रहता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन रहता है, वो आपको ऑलरेडी पता ही है। तो हमें सिर्फ डे 1 पे हमें रिपोर्ट करने के लिए बोला गया था 39th बटालियन में, सिर्फ और सिर्फ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए। एक बार उन्होंने आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कर लिया और एक बार उन्होंने ये सारे बच्चे हैंड ओवर कर दिए टू दी बेस हॉस्पिटल वाली जो भी टीम रहेगी। उसके बाद 39th बटालियन का रोल ख़त्म। अब आपको 39 बटालियन नहीं जाना है, अब आपको बेस हॉस्पिटल में जाना है। और अब बेस हॉस्पिटल में एक बार आने के बाद जितने भी दिन लगेंगे, आपको रिपोर्ट डायरेक्टली बेस हॉस्पिटल में ही करना है। जब भी आपको सुबह बुलाया जाएगा तो आपको डायरेक्टली बेस हॉस्पिटल में आना है। दूसरी चीज़, आपको अपने खुद के कन्वेंस पे आना है। जब आपका डे 2 या उसके बाद वाले जितने भी दिन होंगे, सिर्फ फर्स्ट डे को वो आपको बस में लेके आएंगे, वो भी इसलिए क्योंकि आपने 39th बटालियन में रिपोर्ट किया था। उसके बाद में सारी चीज़ें वो हमें बोल रहे थे कि आपको खुद ही आना है, हमें टाइम बता देते थे और हम मेट्रो पकड़ के जैसे मर्जी आते थे। उसके बाद हम बात करते हैं डे 1 ऑफ द रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। मैंने आपको बताया कि हमें 39 बटालियन में बुलाया गया था, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हुई। एक डीसी रैंक के ऑफिसर थे जिन्होंने ऑथेंटिकेशन करवाई थी, लेफ्ट थंब इंप्रेशन वेरीफाई हुआ था। वेरिफिकेशन के बाद जितने भी बच्चे थे ना, जितने भी बच्चे जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरा मतलब है, एक तो हमारा बैच था ITBP वाला जिसमें 13 कैंडिडेट्स अनफिट डिक्लेयर हुए थे, और एक CISF वाला भी AC का बैच था जिनका PET और PST CISF की बटालियन में हुआ था। इन बच्चों का एक अलग मेडिकल बोर्ड बना था और उस बोर्ड में जितने बच्चे अनफिट डिक्लेयर हुए थे वो 16 के आसपास कैंडिडेट्स थे। तो इन 16 को और हम 13 को मर्ज करके अप्रॉक्सीमेटली 29 के आसपास बच्चे थे, इनको एक सिंगल बैच बना दिया था। इनका सबका एक साथ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हुआ, इनको सबको एक साथ बस में भरा और इन सब के साथ वो बस आ गई थी बेस हॉस्पिटल में। ठीक है, तो 1 घंटे का टाइम है, आप क्या करोगे? ऑब्वियसली उसमें नए दोस्त बनाओगे और उनसे बातें करोगे, क्योंकि आपको वो आपके खुद के पर्सनल प्राइवेट व्हीकल में जाने नहीं देंगे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ मैंने अपने दोस्त के पास रुक गया था सोनीपत में, और हमें सुबह 7:30 रिपोर्ट करने के लिए बोला था। तो सोनीपत जो कि हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से 39 बटालियन जाना काफ़ी दूर है। तो हम गाड़ी लेके गए थे अपनी पर्सनल। तो मैंने सर को रिक्वेस्ट किया था कि सर मैं अपनी गाड़ी साथ में लेके आया हूँ, मेरे साथ में भाई भी है, तो क्या हम ये गाड़ी साथ में ले चलें, बेस हॉस्पिटल हम दोनों साथ में आ जाएं और जैसे ही बस आएगी फिर मैं सबके साथ हो जाऊँगा। तो सर ने मना कर दिया था कि नहीं, आप बस में ही जाओगे, आप अपनी गाड़ी से नहीं जा सकते। तो मैं ये बात उन लोगों को बता रहा हूँ जो सोच रहे हैं कि वो आसपास के ही हैं, नोएडा, गुड़गांव के या दिल्ली के। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप अपना पर्सनल व्हीकल लाओगे तो डे 1 पे तो मत लाना, और अगर लाओ तो अपने साथ किसी को ले आना जो आपका व्हीकल वापस ले जाए। हाँ, डे 2, डे 3, डे 4 के लिए आप अपना पर्सनल व्हीकल ला सकते हो, क्योंकि फिर तो आपको बेस हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना है और वहीं से जाना है। सो दिस वॉज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन फॉर दोज कैंडिडेट्स जो अपना पर्सनल व्हीकल लाना चाहते थे। तो हम जो एक मिक्स ऑफ कैंडिडेट्स थे, बंच ऑफ कैंडिडेट्स थे, वो बेस हॉस्पिटल टिगरी कैंप पहुंचते हैं अप्रॉक्सीमेटली 9 AM, सुबह के 9 बजे। ठीक है, 9 बजे से लेके 9:30 बजे के बीच में हमारी सेग्रीगेशन हो जाती है। सेग्रीगेशन कैसे? BP वाले बच्चे अलग बिठा दिए जाते हैं, आई वाले बच्चे अलग बिठा दिए जाते हैं, चेस्ट वाले अलग, एंड सो ऑन। तो हर एक डिपार्टमेंट से जो भी डॉक्टर होंगे, उनके जो असिस्टेंट थे, कांस्टेबल रैंक के ऑफिसर्स या हेड कांस्टेबल रैंक के, वो सारे आए। उन्होंने सबने अनाउंसमेंट करी, नाम लिस्ट उनके पास ऑलरेडी थी। तो उन्होंने बोला कि सपोज़ 10-12 बच्चे आई वाले थे, तो उनके सबके नाम लिए, उनको अलग खड़ा किया और उनको बोला कि आप आई वाले जितने भी हो, आप सारे एक साइड आ जाओ। तो उन्होंने हमें लिया और आई के डिपार्टमेंट में लेके चले गए। सिमिलरली ओवरवेट वाले थे जो फिजिशियन डिपार्टमेंट में चले गए, जो BP वाले थे वो शायद जनरल सर्जन वाले के पास चले गए होंगे, एंड सो ऑन। तो यहाँ बच्चे सब अपने अपने अलग हो गए थे और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाके बैठ गए थे। तो जो भी रूम अलॉट हुआ था रिव्यू मेडिकल बोर्ड को, जो आई वाला रूम था, उसके बाहर बेंच लगा हुआ था, वहाँ हमें जाके बिठा दिया था, हम वहाँ बैठ गए थे आके। तो 9:30 के आसपास हम RME वाले रूम के सामने आके बैठ गए थे, सिर्फ वो बच्चे जो आई वाले थे, CISF प्लस ITBP मिक्स। ठीक है, 10 बजे के आसपास डॉक्टर आए,
10 बजे से लेके 11 बजे तक कुछ भी नहीं हुआ। हमें वहाँ बेंच पे बिठाए रखा। हमें लगता था कि यार अब नंबर आएगा, अब नंबर आएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। 11 बजे उन्होंने पहला बच्चा अंदर बुलाया था, तो 1 घंटे आपका पहले ही पेशेंस चेक हो जाएगा, ठीक है। और वो ऑब्वियसली आप वॉशरूम्स वगैरह या बाहर जाना पसंद नहीं भी करोगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी टर्न कब आ जाए। हो सकता है कि आप जस्ट वॉशरूम करने जाओ और आपकी टर्न आ जाए, तो फिर आपकी टर्न तब आएगी जब सब बच्चों का हो चुका होगा। हो सकता है डॉक्टर आपको 4-5 बात भी सुना दे, तो इसलिए आप खुद भी कहीं जाना पसंद नहीं करोगे। तो फर्स्ट कैंडिडेट जो था वो अप्रॉक्सीमेटली 11 AM के आसपास अंदर गया था, और मेरी जो टर्न थी वो 11:45 के आसपास आई थी। और मेरी टर्न जो थी, मेरे केस में क्या क्या हुआ था मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि जैसे जब आपने मेडिकल दिया था तो आपका एक मेडिकल बोर्ड बना था, ठीक है। उस मेडिकल बोर्ड में एक जनरल सर्जन था, एक मेडिसिन वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, और एक आई स्पेशलिस्ट थे। तो ये 3 मेंबर थे, इनका एक बोर्ड बना था, और एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर था। सेम केस जब आप RME देने जाओगे तो भी आपका एक बोर्ड बनेगा जिसको बोलते हैं RME बोर्ड, ठीक है। RME बोर्ड में भी 3 ही मेंबर थे। मैं अपनी केस की बता रहा हूँ, तीनों के तीनों आई स्पेशलिस्ट थे। जो बच्चे आई में बाहर हुए थे उनको आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर का बोर्ड मिला था। जो हो सकता है किसी BP या और चीज़ में बाहर हुए हैं उनको मेडिसिन वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का बोर्ड मिला होगा, एंड सो ऑन। तो हमारा जो बोर्ड था उसके अंदर 3 डॉक्टर थे। मैं आपको नाम बता देता हूँ। डॉक्टर मुनमुन चकमा मैम, ये कमांडेंट रैंक की ऑफिसर थी, एंड शी वॉज ऑल्सो दी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द RME बोर्ड। हमारा जो बोर्ड था उनकी PO थी, ये आई स्पेशलिस्ट थी। सेकेंड ऑफिसर वॉज डॉक्टर अनिल प्रसाद, मेल ऑफिसर, कमांडेंट रैंक के ऑफिसर थे, आई स्पेशलिस्ट थे। थर्ड मेंबर वॉज डॉक्टर समाप्ति वर्मा, जो कि 2IC रैंक की ऑफिसर थी, आई स्पेशलिस्ट थी, ठीक है। तो ये 3 मेंबर का बोर्ड बना था, और इन 3 मेंबर ने ही आई में जिनको सिलेक्ट करना था किया, और रिजेक्ट करना था किया था, ठीक है। तो ये जो 3 जने थे, जब मैं रूम में एंटर हुआ तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये चेक किया कि जिस वजह से इसको बाहर किया है क्या इसको सच में है वो। जैसे कि मुझे आर्कस जुवेनालिस में बाहर किया था, आर्कस जुवेनालिस इन बोथ आई। ये एक कंडीशन होती है जो ये इंडिकेट करती है कि हो सकता है आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ा हुआ है। बस इसके विजन से, साइट से कोई लेना देना नहीं है। आपकी जो कोर्निया है उसके अराउंड एक रिंग बनने लगती है जो आपके विजन को हैम्पर नहीं करती है। बस इसकी एक ही चीज़ है कि एक इंडिकेट करता है कि हो सकता है कि इस बंदे का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो। तो मुझे पता था कि मेरा लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होना है, और अगर मेरा कोलेस्ट्रॉल रेंज में होगा तो मेरे को फिर डिक्लेयर कर देंगे वो। तो उस दिन मैंने क्या किया था ना, जब मैंने आपको बताया कि संडे था बीच में, ये देखो मैंने आपको बताया अभी कि बीच में संडे था, 18 दिसंबर मैंने यहाँ पे समझाया था आपको। तो संडे वाले मुझे पता था, मुझे मैम ने पहले बता दिया था कि आपका लिपिड प्रोफाइल होगा। तो मैंने संडे को एक अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपना लिपिड प्रोफाइल पहले ही टेस्ट करा लिया था, और मैंने पहले ही कन्फर्म कर लिया था कि मेरी जो लिपिड प्रोफाइल की रेंज है वो सारी ठीक है। तो जैसे ही मेरा लिपिड प्रोफाइल हुआ, मैं अपनी रिपोर्ट अपने साथ में लेके चला गया था कि डॉक्टर पूछेंगे तो दिखा दूंगा। तो डॉक्टर ने मुझे, बस तीनों डॉक्टर आए, तीनों डॉक्टर्स ने सिर्फ एक सिंगल चीज़ चेक करी कि क्या इसको आर्कस जुवेनाइलिस है। यही सेम मशीन, इसके सामने आँख लगाओ और वो आपको चेक करेंगे। और उस टाइम पे मेरी आंखें सच में पेन कर रही थी, क्योंकि इसमें बहुत तेज़ लाइट थी। क्योंकि मोस्ट बच्चों का तो सिर्फ एक बार चेक होता है, मेरा 3 बार बैक टू बैक चेक हुआ। तो मेरी आंखों में बहुत स्ट्रेन होने लगा था, मुझे दर्द भी होने लगा था आंखों में, इतनी तेज़ लाइट थी वो। हर एक बंदा बार बार, और वो ढंग से चेक कर रहे थे तो टाइम भी ज़्यादा लग रहा था। तो ये फ़ोटो मैंने उसी के लिए लगाई है, जस्ट फॉर कॉमेडी, कि उस दिन मेरे साथ क्या हो रहा था, ठीक है। मैंने नीचे डिस्क्लेमर भी दे दिया है भाई कि ये सिर्फ कॉमेडी के लिए लगाई गई है, और इसका डॉक्टर्स या एग्ज़ाम प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। बट उस दिन लिटरली मैं ऐसा ही फील कर रहा था कि मेरी आंखें फोड़ दी जा रही हैं, ठीक है। तो मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, मुझे मतलब आई तो टेस्ट करानी थी ना अपनी। उसके बाद में 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक लंच हो गया था, और आई टेस्ट की उन्होंने। आई टेस्ट करने के बाद उन्होंने 12 बजे के आसपास मुझे बोला कि अब आप बाहर वेट करो। उन्होंने कंफर्म किया, उन्होंने बोला कि हाँ आर्कस जुवेनाइलिस है और आप बाहर जाके वेट करो। तो मैंने बाहर जाके वेट किया, और जितने भी बच्चे आई वाले थे उनको सबको फिर उन्होंने चेक करते रहे। अभी रिज़ल्ट नहीं दिया, अभी सिर्फ ये बताया कि आपको ये प्रॉब्लम है या नहीं है। 1:30 से 2 लंच हो गया, ठीक है। 3 बजे के आसपास जितने भी बच्चे जो हम आए थे आई में, जो अनफिट डिक्लेयर हुए थे, उनको देख लिया गया था और उनको फर्दर इंस्ट्रक्शंस दे दी गई थी।
तो मैंने मैम को पर्सनली ये बोला था, मैम ने मुझे बोला कि आपका लिपिड प्रोफाइल होगा, तो मैंने बोला कि मैम मैं लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट अपने साथ में लेके आया हूँ। तो मैम ने उस टाइम मुझे एंटरटेन नहीं किया था। प्लस मैम ने जब मुझे बोला कि लिपिड प्रोफाइल होगा, तो मैंने बोला मैम फिर मेरा आज ही करा लो। तो कहती कि वो खाली पेट होता है। तो मैंने कहा कि मैम मैं आज खाली पेट ही आया हूँ, तो आप प्लीज़ मेरा आज ही टेस्ट करा लो। तो उसके बाद मैम ने मुझे 2 चीज़ें बोली कि आप चाहे एम्स से टेस्ट करा के ले आओ, हम सिर्फ वो टेस्ट मानेंगे जो हमारी लैब में हुआ होगा, मतलब कि RH हॉस्पिटल में जो हुआ होगा वही मानेंगे, हम आपकी रिपोर्ट देखेंगे भी नहीं। दूसरी चीज़ मैम ने बोला कि आपको अलग से ट्रीट नहीं किया जाएगा, जब सारे बच्चे सैंपल देने जाएंगे तो आप उन्हीं के साथ जाओगे और उन्हीं के साथ आओगे, आपके लिए प्रोसेस नहीं बदला जाएगा। तो जो बच्चे सोचें कि हम बाहर से करा लेंगे भाई रिपोर्ट, वो नहीं एक्सेप्ट करते। आप ये सोचो कि आप उनको रिक्वेस्ट करोगे कि आपकी ट्रेन है या आपको कहीं दूर जाना है, नहीं सुनेंगे भाई वो। और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन में तो किसी डॉक्टर को इस तरीके की बातें करना भी मत, हो सकता है आपसे चिढ़ जाए और यू माइट गेट इन टू ट्रबल। तो उसके बाद 3 बजे के आसपास उन्होंने हमें बोल दिया कि आप सब जाओ, अब आपका कल सैंपल होगा। और 8:45 पे हमें नेक्स्ट डे बुलाया, कहाँ पे, बेस हॉस्पिटल में। अब हमें 39 बटालियन नहीं जाना है, अब हमें सिर्फ बेस हॉस्पिटल में जाना है। तो 3:30 और 3:45 के आसपास मैंने बताया कि उन्होंने हमें भेज दिया था बाहर। अब यहाँ पे आप देख रहे हो पूरे दिन का काम कितना था, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का। रिपोर्ट कब कराई, 7:30 बजे, छोड़ा कब, 3:30 बजे। उसके बीच में सिर्फ 15 मिनट का काम था और कोई काम था ही नहीं। बट आपको पूरा दिन वहाँ बैठना पड़ेगा, आपका उधर पेशेंस चेक होना ही है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि एक पूरा दिन अप्रॉक्सीमेटली लगता ही है, ठीक है। 9 बजे से लेके 3 बजे तक हमें 6 घंटे के आसपास उन्हें बिठा के रखा, बट काम सिर्फ 15-20 मिनट का था। तो आपको पेशेंस रखना है। कोई आसपास कैंटीन है नहीं, और जो एक थी मुझे दिखी उसमें कुछ खाने का लिटरली अवेलेबल नहीं था। उसके पास तो समोसे टाइप की चीज़ें भी नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली जितने भी बंदे हैं वहाँ पे ऑफिसर्स हैं, वो सारे ऑफिसर मेस में खाना खाते हैं। जो सबऑर्डिनेट रैंक के बंदे हैं वो सारे अपना मेस में खाना खाते हैं। तो सब मेस में खाना खाते हैं तो फिर कोई सेंस नहीं बनता ना कैंटीन का। उसके बाद में वॉशरूम्स वहाँ पे थे, आप यूज़ कर सकते हो, वो पास में ही थे, मतलब 2 मिनट में आप जाके आ सकते हो। फ्री टाइम में आप क्या करोगे, मतलब आपको बुला लिया गया है 7:30 पे, आपका नंबर 15 मिनट के लिए आना है, तो आप करोगे क्या। ऑब्वियसली आप वहाँ पे मूवीज़ नहीं देख सकते हो। आप सोचो कि आप कुछ सीरीज़ डाउनलोड करके ले जाओ और देख लो, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी टर्न कब आ जाए, फिर आप वहाँ पे मतलब डॉक्टर्स आपको ह्यूमिलेट करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बेस्ट थिंग इज़ दोस्त बनाओ और उनसे बातें करो, उनसे उनकी स्ट्रैटेजी पूछ लो, उन्होंने तैयारी कैसे की है, वो आपको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, वो सब आप कर सकते हो। हमने भी यही किया था। सो डे 2 ऑफ दी RME हमने 8:45 पे रिपोर्ट किया, सेम 22nd बटालियन ITBP न्यू दिल्ली। 9 से 9:15 बजे के आसपास उन्होंने हमें काउंट किया और हमें बस में बिठा दिया, क्योंकि आज हमारा सैंपल होना था। उसके बाद ये बस हमें वापस RH हॉस्पिटल लेके जाती है, जो कि CISF में बटालियन थी, मैंने आपको बताया। मतलब आप देख रहे हो, पहले वो आपको लेके जाएंगे 39 बटालियन से बेस हॉस्पिटल, फिर आपको अगले दिन लेके आएंगे यहाँ से यहाँ। तो ये चीज़ बड़ी अजीब लगी थी कि यार जब काम यहाँ था तो बुलाया यहाँ पे, ठीक है, और जब काम दूसरी जगह था RH हॉस्पिटल में तो बुलाया यहाँ पे। मतलब वहाँ नहीं बुला रहे थे जहाँ पे काम था, इनका मतलब अलग ही प्रोटोकॉल्स थे। तो हमें RH हॉस्पिटल में भेज दिया गया था, बस में बिठा के हमें भेज दिया। 10:30 बजे के आसपास हम सुबह वहाँ पहुँच गए थे RH हॉस्पिटल में, और एक कांस्टेबल रैंक का ऑफिसर हमारे साथ भेज दिया था, जिसको अलग अलग बच्चों की स्लिप्स बनवा के उनके सैंपल्स दिलवाने थे। और ये भी बड़ा एक लेंदी प्रोसेस था, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि वो किसी भी कैंडिडेट के काम की बात नहीं है। बट वहाँ भी बहुत हेक्टिक हो रहा था, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था। उस कांस्टेबल भाई को भी नहीं पता था एक्चुअली कि कौन सी डिपार्टमेंट कौन से फ्लोर पे और मुझे कैसे काम करना है, वो भी बहुत कंफ्यूज लग रहा था। तो हम सब उनकी हेल्प कर रहे थे और जैसे तैसे हमने अपने सैंपल्स दे दिए थे। तो ECG जिनकी होनी थी वो ECG वाले डिपार्टमेंट में चले गए, जिनका एक्सरे होना था वो रेडियोलॉजी में चले गए, ब्लड वाले पैथोलॉजी में चले गए, ऐसे सब बट गए। तो 12:45 के आसपास मेरा नंबर आया और मेरा सैंपल लिया गया। यहाँ से आपको एक चीज़ समझनी है कि जिनका ब्लड सैंपल लिपिड प्रोफाइल के लिए होना है, भाई 1 बजे तक तो खाली पेट रहना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली लिपिड प्रोफाइल तो खाली पेट ही होना है। तो
तो मैं 1 बजे तक खाली पेट रहा था, उस तक मैंने मतलब कुछ खाया पिया नहीं था। उसके बाद हम इधर उधर ऐसे ही घूम रहे थे क्योंकि सबके सैंपल होने थे, उसके बाद ही हमें भेजा जाना था। और देखो सबसे ख़राब चीज़ मुझे क्या लगी, हमारा काम तो 1 बजे ख़त्म हो गया था क्योंकि सैंपल 12:45 पे मेरा हो चुका था। उसके बाद हमारा कोई काम ही नहीं था। बट वो जो कांस्टेबल थे वो अपना कहीं और जा रखे थे, उनसे पूछे या उनको बताए बिना हम भी नहीं जा सकते थे। तो वो जब आए 3 बजे के आसपास, तो उन्होंने हमें बोला कि ठीक है अब आप चले जाओ 3-4 बजे के आसपास। तो वो चाहते तो पहले भी बोल सकते थे, बट मतलब थोड़ा पेशेंस आपका दोबारा से चेक होना ही था। तो हमारे हॉस्पिटल में घूमे, वहाँ पे हमने कैंटीन भी देखी, लेकिन उस कैंटीन में भी कुछ खास था नहीं। ये वाली आर हॉस्पिटल की कैंटीन वही सेम कैंटीन है जहाँ हमें जाने नहीं दिया था जब हमारा एमएसटी हुआ था, बट अब तो हम फ्री घूम रहे थे तो हम वहाँ पे जा पाए। ठीक है। उसके बाद में 3:30 के आसपास जवान ने हमें बोला कि अब आप जा सकते हो और अब आपको अगले दिन रिपोर्ट करना है। ठीक। जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो आपको नहीं दी जाती है, वो सील्ड एनवलप में डायरेक्टली डॉक्टर को भेज दी जाएगी। मैंने कांस्टेबल को बोला था कि सर क्या आप हमें रिपोर्ट दिखा सकते हो, तो उसने मुझे ये बोला था कि मैं अगर आपको, पहली बात तो मैं दिखा नहीं सकता, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, और अगर मैंने आपको दिखा भी दी तो वो सील्ड एनवलप में होती है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने सील को थोड़ा सा भी टैम्पर किया तो डॉक्टर उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो रिपोर्ट तो ऑब्वियसली आपको नहीं दी जाएगी। तो 3:30 बजे के आसपास हमें फिर बोला कि अब आप जाओ। हमें आरएच हॉस्पिटल से छोड़ दिया गया, कोई बस नहीं दी गई, हमें बोला कि अब आप जाओ और नेक्स्ट डे बेस हॉस्पिटल आना। सो थर्ड डे 9 बजे हमने रिपोर्ट किया। हालांकि बुलाया तो उन्होंने 8:45 था, बट मैं 15 मिनट लेट हुआ। और मैं तो उस दिन डर गया था कि यार मैं लेट हो गया हूँ, पता नहीं क्या होगा, बट बच्चे तो मेरे से भी लेट आए थे। डॉक्टर्स आए थे 9:50 के आसपास। ठीक है। 11:30 बजे के आसपास, तब तक वो शायद डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होंगे या रिपोर्ट्स देख रहे होंगे, या वो ये डिसाइड कर रहे होंगे कि किसको फिट डिक्लेयर करना है और किसको अनफिट डिक्लेयर करना है। बट देन यार हमारे लिए तो हेक्टिक ही हो गया ना, हम 9 बजे के बैठे हैं, 11:30 बजे तक हम सिर्फ बैठे ही हुए हैं और हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा रही है। 11:30 बजे उन्होंने पहला बच्चा बुलाना शुरू किया, मतलब वो नाम लेके बुला रहे थे। रूम में बुलाया, साइन करवाए और बता दिया कि आप फिट हो या अनफिट हो, और अगर आप फिट हो तो ठीक है ये ले जाओ, और अगर आप अनफिट हो तो भी आपको एक स्लिप दी जाएगी और उसमें लिखा होगा, और डॉक्टर भी बताता है कि आपको हम अनफिट डिक्लेयर क्यों कर रहे हैं। ठीक है। तो जब 11:30 बजे सबके रिजल्ट आ रहे थे तो ऑब्वियसली सारा का सारा बैच एकदम से नर्वस हो गया, और उससे कुछ देर पहले वो बहुत ही मतलब ऐसा फील कर रहे थे कि यार कब बुलाएंगे कब बुलाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको उन्होंने अनफिट डिक्लेयर किया उस दिन, एंड वो दिन बड़ा ख़राब दिन था क्योंकि काफ़ी अच्छे दोस्त मैंने बनाए थे पीईटी में और पीएसटी में और मेडिकल में भी। एंड मैंने देखा अपने उन दोस्तों को अनफिट डिक्लेयर होते हुए। क्या होता है ना, जब आप दोस्त बनाते हो तो एक बॉन्ड बन जाता है और आप सोचते हो कि आप आने वाले टाइम में उन्हीं दोस्तों के साथ देश को सर्व करोगे, बट अब वो दोस्त आपके साथ नहीं है तो थोड़ा बुरा लगता है आपको ऑब्वियसली। तो कुछ बच्चों को अनफिट डिक्लेयर किया गया वहाँ पे और उनको बता दिया गया कि वो अनफिट क्यों हैं। 15-20 मिनट के अंदर सारे के सारे कैंडिडेट जितने भी थे, 14-15 कैंडिडेट, सबको सबके रिज़ल्ट दे दिए गए। रिज़ल्ट वाला प्रोसीजर बहुत फास्ट हुआ था एकदम से, 1-1 2-2 मिनट में सबको बुला के बता के भेज रहे थे कि जाओ। दोबारा फालतू किसी की बात सुन नहीं रहे थे। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आरएमई बोर्ड होता है वो मेडिकल का सुप्रीम कोर्ट है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं आता है। आप उसके बाद अगर आपको अनफिट डिक्लेयर कर दिया तो आप अपील नहीं कर सकते हो। ठीक है। ऑन दैट वेरी डे मैनी ड्रीम्स गॉट शैटर्ड, और कुछ रिजेक्शंस तो अनएक्सपेक्टेड थी यार। मतलब कई बच्चे तो ऐसे थे जो अपनी टेस्ट नहीं करा के आए थे, उनको सच में ऐसा लग रहा था कि उनको वैसे ही अनफिट डिक्लेयर किया है। कई बच्चे ऐसे थे जिनकी कॉर्नियल थिकनेस ठीक नहीं थी, कुछ लेसिक वाले थे जो बाहर हुए थे। ठीक है। कुछ कलर ब्लाइंडनेस में CP4 में थे, वो बाहर हुए थे। तो उस दिन हमने बहुत बच्चों को बाहर होते हुए देखा। इनफैक्ट मैंने तो यार एक बच्चे को, हम वेट और बीपी वालों में भी गए थे, तो एक बच्चा था मेरे ख्याल से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की रेंज शायद 90 और 140 के आसपास कुछ है। तो एक बच्चा मेरे सामने, उसका 143 आया था। ठीक है। उसको भी रिजेक्ट कर दिया सिर्फ 3 प्रेशर पे। 140 चाहिए था, 143 आया था, फिर भी रिजेक्ट कर दिया। तो आरएमई को तो भाई बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, और मैं तो यही बोलूँगा कि आप आरएमई तक ना ही पहुँचो तो बेहतर है। 2-3 दिन आपके सिर्फ और सिर्फ वेस्ट होने हैं वहाँ पे जाके, और कुछ नहीं होना। आप पूरा दिन आपका पेशेंस चेक होना है। ठीक है। तो मेरी तरफ से एडवाइस आपको ये है
कि आप अपनी बॉडी चेक करा लें ज़रूर MST होने से पहले, ठीक है। एट अप्रॉक्स 1 PM दोपहर को 1 बजे के आसपास हमें फ्री कर दिया गया था, हमें बोल दिया गया था कि अब आप जा सकते हो। थैंकफुली उन्होंने तभी छोड़ दिया, तो मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन पकड़ के वापस चंडीगढ़ आ पाया। तो अब मैं आपको समरी बताता हूँ, ठीक है। मेरे 3 दिन लगे, बट समरी देखो आप। डे 1 पे क्या सिर्फ डायग्नोस किया कि हाँ इसको ये चीज़ है। डे 2 पे सिर्फ सैंपल कलेक्ट किया। डे 3 पे सिर्फ रिजल्ट दिया। भाई ये 3 चीज़ें एक दिन में हो सकती थी, बट नहीं हुई। उनका अपना प्रोसीजर होगा। प्लस जो मेरी MST वाली मैम थी ना, आई वाली मैम चाहती तो उसी दिन मेरा लिपिड प्रोफाइल करा सकती थी, तो ये सब झंझट ख़त्म हो जाता। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनको तो जिसमें प्रॉब्लम लग रही थी उन्होंने दनादन सबको अनफिट डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। तो एक बंदा बोर्ड में आपको ऐसा मिल रहा था जो स्ट्रिक्ट था। किसी का जनरल सर्जन स्ट्रिक्ट थे, किसी के आई वाले स्ट्रिक्ट थे। तो ऐसा कोई ना कोई बंदा आपको मिल रहा था हर बोर्ड में जो स्ट्रिक्ट था ही। प्लस इसके बाद एक चीज़ और यार, सैंपल आप ब्लड का ले रहे हो तो आप RH हॉस्पिटल क्यों भेज रहे हो? मतलब बेस हॉस्पिटल जो था, बेस हॉस्पिटल के अंदर खुद की पैथोलॉजी लैब थी। वहाँ पे ब्लड बैंक भी था और पैथोलॉजी की प्रॉपर लैब भी थी। ऑब्वियसली यार वो हॉस्पिटल है, अच्छा हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे क्या मतलब लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट नहीं होता होगा क्या? बट वो भेज रहे थे RH हॉस्पिटल। पता नहीं क्यों, मतलब उन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट होता है। आप चाहो, डॉक्टर्स अगर चाहें, प्रोसेस अगर चाहे, तो डायग्नोस करा के जिसको जो प्रॉब्लम है, जैसे मुझे लिपिड प्रोफाइल थी तो लिपिड प्रोफाइल डे 1 पे करा के तुरंत वहीं चेक करके कि इसका ठीक है, आप डे 1 पे भी छोड़ सकते थे, बट नहीं छोड़ा। 3 दिन लगे वहाँ पे। तो पेशेंस अपना साथ में रखना भाई, ठीक है। प्लस मैं एक चीज़ और बता दूं कि हर बच्चे के भी 4-5 दिन नहीं लगेंगे। कुछ ऐसे थे जिनका वेट में प्रॉब्लम थी, तो ऑब्वियसली उनका सैंपल क्या लेना, उनका तो मतलब मशीन पे खड़ा किया, देखा कि ज़्यादा है, BMI कैलकुलेट करना है तो वो किया, नहीं है तो फिर डे 1 पे उनको वापस भेज दिया था। कुछ बंदे ऐसे थे जो शायद कलर ब्लाइंड, ये एक बंदा ऐसा था जिसको आई में कुछ अजीब ही प्रॉब्लम थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो उसको तो डे 1 पे ही भेज दिया था क्योंकि उसको सच में वो प्रॉब्लम थी और उसका कोई क्योर नहीं है। तो हो सकता है और भी ज़्यादा दिन लगें, क्योंकि जब मेरा क्लियर हो गया था और मैं 3rd डे पे वापस आ गया था, तब तक भी BP वाले बच्चों के चक्कर कटवा रहे थे वो। उनको अगले दिन फिर बुलाया गया था, ठीक है। तो आप मतलब मैं श्योर नहीं कह सकता कि किस केस में कितने दिन लगेंगे। मैं आपको अपना बता रहा हूँ कि मेरे केस में मुझे वहाँ पे 3 दिन लगे थे, जिसमें कि काम सिर्फ एक ही दिन का था, ठीक है। दिस इज़ माई रिज़ल्ट ऑफ रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है RME रिपोर्ट। ये इस तरह से आपसे फ़ोटो मंगवाई जाएगी। मैंने आपको बोला था कि फ़ोटोज़ अपने साथ ले जाना, यहाँ काम आती हैं फ़ोटोज़। अपने साथ एक्स्ट्रा कैरी कर लेना। किसी को नहीं पता होता कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा रिव्यू मेडिकल, तब आपको फ़ोटोज़ चाहिए होती हैं। और ये तो ऑब्वियसली कैंडिडेट्स कॉपी है, जो डॉक्टर्स की कॉपी होगी उस पर अलग से फ़ोटो लगेगी। तो रीज़न ऑफ फिटनेस यहाँ पे लिखा हुआ है आर्कस जुवेनाइलिस बोथ आई। उसके बाद में ब्रीफ भी दिया हुआ उन्होंने कि आर्कस जुवेनाइलिस तो है बोथ आइज में, विद नो मेटाबॉलिक डिसफंक्शन, हैंस फिट। कि मेटाबॉलिक डिसफंक्शन इनको नहीं है, इनके लिपिड प्रोफाइल ठीक है, इस वजह से ये फिट हैं। और इन्होंने लिपिड प्रोफाइल यहाँ पे लगा रखी है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल, ये ट्राइग्लिसराइड, HDL, VLDL सारी चीज़ इन्होंने लगा रखी हैं, तो मेरी ऑब्वियसली सारी की सारी रेंज में थी। आप देख सकते हो प्रिसाइडिंग ऑफिसर मैम का नाम यहाँ लिखा हुआ है, मुनमुन चकमा मैम, ये अनिल प्रसाद सर हैं, और ये हमारी समाप्ति वर्मा मैम है। आप देख सकते हो इस पर तारीख भी लिखी हुई है 20/12/2023। तो 20 तारीख को, ये रही 20/12/2023 को मुझे फिट डिक्लेयर कर दिया गया था इन माई रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। सो दिस इज़ माई रिज़ल्ट। एंड प्लीज़ अगर आप रिव्यू मेडिकल में जाएँ तो अपने साथ ये चीज़ साथ में रखना, ठीक है। दोस्त बनाना, बात करना, टाइम पास करना। हो सकता है अपने साथ कोई नोवेल ले जाना यार, वो पढ़ लेना। आपके कान खुले होने चाहिए क्योंकि आपको नहीं पता आपको कब बुला लिया जाए। सो आई थिंक मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया है कि रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन किस तरह से होता है, क्या प्रोसीजर रहता है उसका। आई वाला मैंने आपको ढंग से बता दिया है, BP वाला भी वही सेम है, वो चेक करेंगे आपका ढंग से। चेस्ट में भी वो मतलब स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे, पूरा बोर्ड उसी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन का होगा। वो आपके टेस्ट लेंगे, वो आपको चेक करेंगे कि आप ठीक हो या नहीं हो, और फिर आपको छोड़ देंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल folks, and I'll see you soon in my next video.